Hello everyone, welcome back to Quantum Tutorial. Also, welcome back to everyday previous year question practice. So, let's start with the first question. What was the first question? For a hydrogen atom, ratio of radii of third orbit to first orbit is. So, student, radii of n third or n1 यानी थर्ड ऑर्बिट और फर्स्ट ऑर्बिट का रेडाई. सो स्टूडेंट, इसमें ना कॉन्सेप्ट देखो किसका आ रहा है, बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग का. सो बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है डिफरेंट ऑर्बिट्स में होता है. राइट, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वो डिफरेंट ऑर्बिट्स में होते हैं. और हर ऑर्बिट का जो रेडियस है वो हर ऑर्बिट का जो रेडियस है वो क्या है, फिक्स होता है. राइट, हर ऑर्बिट का रेडियस फिक्स होता है. और रेडियस जो है वो डिपेंड्स करता है किस पे, स्क्वायर ऑफ ऑर्बिट नंबर पे. यानी n square means square of orbit number. So between this, what is the relation? So इसके जो फॉर्मूला है आर एन प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर. सो अब देखो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे हम. सबसे पहली चीज़ हमें क्या चाहिए, थर्ड ऑर्बिट और फर्स्ट ऑर्बिट यानी R3 एंड R1. सो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा. जो R3 है उसको क्या करना पड़ेगा, आर स्क्वायर. राइट, वैसे ही R1 है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको भी वन स्क्वायर करना पड़ेगा. सो जो आंसर निकलेगा R3 अपॉन R1 दैट इक्वल्स टू 9/1. सो आंसर क्या आया, 9:1. ओके, जो रेशो आया वो ऑप्शन बी 9:1. मीन्स थर्ड ऑर्बिट में क्या हुआ कि थर्ड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर होता है, जिसके कारण रेडियस क्या होता है, रेडियस बड़ा होता है. So now second question, energy of electron in hydrogen atoms, that is 3.4 electron volt. The value of n is. So students, यहाँ पे देखो energy that equals to it's a minus 3.4 electron volt. हमें क्या करना है, n फाइंड करना है. ओके, सो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझो कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन बाय En that equals to -13.6 अपॉन एन स्क्वायर यानी स्क्वायर ऑफ ऑर्बिट नंबर. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखना कि सबसे पहले क्या है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है. राइट, नेगेटिव साइन है मीन्स इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाउंड है. सो यहाँ पे देखो हमारे पास गिवन क्या है, सबसे पहले देखो गिवन क्या है हमारे पास, माइनस, ओके, इलेक्ट्रॉन दैट इक्वल्स टू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो स्टूडेंट, इसमें देखो कि हमें क्या करना है, इसको हमें फॉर्मूले में पुट करना है. सो सबसे पहले -3.4 दैट इक्वल्स टू -13.6 अपॉन एन स्क्वायर. सो हमें क्या करना है, इसमें से माइनस रिमूव करना है अब. सो 3.4 दैट इक्वल्स टू 13.6 अपॉन एन स्क्वायर. अभी इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा, ये एन स्क्वायर बाहर निकलेगा. ओके, और जो 13.6 अपॉन जो बाहर था 3.4 वो नीचे चले जाएगा. तो 3.4 यहाँ पे लिखेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 4. तो उसको सॉल्व करेंगे तो एन दैट इक्वल्स टू 2. सो एन इक्वल्स टू 2 यानी एनर्जी लेस नेगेटिव हो गई तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, हायर ऑर्बिट में हो जाएगा. सो ऑप्शन बी क्या है, 2. सो 2 करेक्ट आंसर है यानी एन की जो वैल्यू निकली वो क्या निकली, 2 निकली. So now question 3, the frequency of radiation emitted when electron jumps from n3 to n2 is proportional to. So student देखो, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो क्या होती है, एनर्जी जो होती है, एनर्जी रिलीज हो जाती है. राइट, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो एनर्जी रिलीज होती है. और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, वो प्रोपोर्शनल टू एनर्जी डिफरेंस हो जाती है. मीन्स इसका फॉर्मूला क्या निकलेगा, frequency proportional to 1 upon n square 1, then n upon 2 square and 2. So student, अभी इसको सॉल्व करेंगे. अब स्टेप बाय स्टेप समझो ट्रांजिशन कैसा,
3 से 2 मीन्स n2 क्या है इसमें हायर, n2 दैट इक्वल्स टू 3, तो 3 क्या है हायर है, और n1 दैट इक्वल्स टू 2, तो 2 क्या है इसमें लोअर है। सो स्टूडेंट इसमें वैल्यू पुट्स करना पड़ेगा। सो वैल्यू पुट्स करेंगे तो 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। सो इसका आंसर क्या निकलेगा 1/4 माइनस 1/9 मीन्स इसका एलसीएम फैक्टर निकलेगा। एलसीएम फैक्टर कितना निकलेगा 36। कैसे, तो देखो यहाँ पे 9 माइनस 4/36, तो इसका आंसर कितना आएगा 5/36, राइट। तो ऑप्शन सी है 5/36 करेक्ट आंसर है। मीन्स एनर्जी डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा ना फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा हो जाएंगी। If radius first orbit in hydrogen is 0.529 angstrom, then radius of fourth orbit, तो हमें रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट निकालना है। तो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, कॉन्सेप्ट क्या आएगा इसमें कि हाइड्रोजन के लिए सबसे पहले देखो जो हाइड्रोजन के लिए आर एन देन इक्वल्स टू एन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.529। सो स्टूडेंट अभी इसको सॉल्व करेंगे। सो एन इक्वल्स टू 4, हमें फोर्थ ऑर्बिट निकालना है ना, रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट निकालना है, तो एन दैट इक्वल्स टू 4। सो आर 4 इक्वल्स टू 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.529। देन इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 0.529 0.529। सो स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आंसर आएगा 8.464 एम्स्ट्रॉन्ग। सो ऑप्शन ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है 8.464 एम्स्ट्रॉन्ग। यानी ऑर्बिट नंबर बढ़ने से क्या होता है वो रेडियस जो होता है ना रैपिडली इंक्रीज होता है। Now question 5, ionization energy of hydrogen atom in ground state. So student ionization means इलेक्ट्रॉन को एटम से कंप्लीटली निकालना। सो इनिशियल स्टेट में इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट देखेंगे। सो इनिशियल स्टेट में क्या होता है कि जो इनिशियल स्टेट में देखना सबसे पहले कि n इक्वल्स टू 1 दैट प्रोपोर्शनल टू माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फाइनल स्टेट में कितना आएगा n इनफाइनाइट कितना आ जाएगा 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखो एनर्जी रिक्वायर्ड, सो एनर्जी रिक्वायर्ड दैट मीन्स फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट। सो 0 माइनस 13.6, सो इसका आंसर कितना निकलेगा प्लस 13.6 EV। सो ऑप्शन सी करेक्ट है 13.6 EV। मीन्स इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से फ्री करने के लिए ना एनर्जी देनी पड़ती है उसमें, तब जाके आंसर निकला है हमारा 13.6 EV। नाउ क्वेश्चन 6, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 99.9% कॉम्प्लीशन टाइम्स इज अप्रोक्सीमेटली। सो स्टूडेंट इसमें देखो कॉन्सेप्ट के थ्रू क्या करना है, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ना हमें टेम्परेचर इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन ए। ओके, सो इसमें क्या करना है 99% कॉम्प्लीशन का मतलब क्या होता है कि जैसे देखो 99.9% रिएक्ट हो गया है। सो इसको 0.1%, इसका 0.1% बचाया हुआ है। सो ए अपॉन ए नॉट कितना आएगा 0.001 पर। ओके, सो इसमें क्या है जो फॉर्मूला है फॉर्मूले में इसको पुट करना है। सो T is equal to 2.303 K log 1 upon 0.001
that equals to 2.303 upon k log 1000. So log 1000 equals to 3. So t equals to 2.303 multiplied by 3 k equals to 6.909 upon k. राइट, अब क्या करना है, इसका हाफ रिलेशन यूज करना है. सो फर्स्ट ऑर्डर के लिए ना टी हाफ इक्वल्स टू 0.6903 अपॉन के आया. सो इसका रेशो निकालते हैं अभी. सो इसका रेशो निकालने के लिए टी अपॉन टी हाफ इक्वल्स टू 6.909 0.693. सो के इसमें कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा इसमें के कैंसिल. सो इसका आंसर कितना निकलेगा, अप्रॉक्स 10. सो फाइनल आंसर क्या है, 10 टी हाफ है. सो ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि 99% कॉम्प्लीशन के लिए बहुत टाइम लगता है. सो अप्रॉक्स 10 हाफ लाइव्स है. और स्टूडेंट 99% कॉम्प्लिकेशन अप्रॉक्स 10 हाफ लाइव्स. ठीक है. नाउ विच ट्रांजिशन प्रोड्यूसेस मैक्सिमम एनर्जी. सो एनर्जी डिफरेंस बिगेस्ट मैक्सिमम एनर्जी इमिटेड. राइट. सो अब देखो कि हमें इसको कंपेयर करना है. सो 2 एंड 1 ये क्या है, लार्जेस्ट ड्रॉप है. और 3 एंड 2 ये क्या है, स्मॉलर है. और 4/3 ये क्या है, उससे भी ज़्यादा स्मॉलर है. तो हमें आंसर यही मिल गया. जो हमारा लार्जेस्ट ड्रॉप था, हमें क्या चाहिए था, मैक्सिमम एनर्जी. सो हमारा जो हमारा लार्जेस्ट ड्रॉप है वो क्या है, 2/1. सो स्टूडेंट लोअर ऑर्बिट के पास एनर्जी गैप ज़्यादा होता है. ओके, ये चीज़ याद रखना. इसलिए हमारा ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है. जो 2 से 1 में जाती है, जिससे हमें मैक्सिमम एनर्जी मिलती है. नाउ एंगुलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट. सो हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है. सो कॉन्सेप्ट देखो, एल इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई. यानी इसमें देखो एन कितना है हमारे पास, 3. ओके. सो इसका आंसर कैसे निकलेगा, एन इक्वल्स टू 3h अपॉन 2 पाई. राइट. यानी आंसर क्या आया हमारा, ऑप्शन सी, 3h अपॉन 2 पाई. इसका मतलब क्या होगा कि जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम डिस्क्रीट वैल्यूज लेता है. क्वेश्चन नंबर 9, 0.1 m NaCl solution complete dissociation, boiling point elevation compared to 0.1 m ग्लूकोज. सो इसमें देखो सबसे पहले ना बॉइलिंग पॉइंट इवेल्यूशन कंपैरिजन करेंगे. सो 0.1 m NaCl कंप्लीट डिसोसिएशन है और 0.1 m ग्लूकोज है. ये गिवन है हमारे पास. ओके, राइट. सो अभी इस कॉन्सेप्ट के थ्रू बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन करेंगे. सो कैसा आएगा इसका आंसर, देखो डेल्टा टी पी इक्वल्स टू आई के बी एम. सो इसमें सी आई जो है वेंट हाफ फैक्टर यानी नंबर ऑफ पार्टिकल बताता है, और एम सेम है दोनों के लिए. सो 0.1 m. सो के बी क्या है, सेम है. सो डेल्टा टी इन्फाइनाइट आई. सो इसमें आई जो है, आई वैल्यूज कंपेयर करना पड़ेगा. सो NaCl क्या है, NaCl कंप्लीट डिसोसिएशन है. सो NaCl जो है, NaCl दैट गिव्स Na प्लस Cl माइनस Na प्लस प्लस Cl माइनस. सो पार्टिकल इसमें कितना है, 2 है. राइट. सो I कितना आया, 2. अब ग्लूकोज क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है और नो डिसोसिएशन है. तो उसमें उसका जो I निकलेगा वो कितना आएगा, 1 आएगा. सो अभी कंपेयर करना पड़ेगा डेल्टा टीपी से. तो डेल्टा टीपी NaCl अपॉन डेल्टा टीपी ग्लूकोज दैट इक्वल्स टू 2/1 इक्वल्स टू 2. सो ऑप्शन बी डबल, क्योंकि 2 आया ना
आंसर। सो ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि NaCl टूट के क्या हुआ, वो ब्रेक होके टू टू पार्टिकल्स बनाता है, राइट, और ग्लूकोज टूटता नहीं है यानी ब्रेक नहीं होता। सो ज़्यादा पार्टिकल्स यानी ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ। सो NaCl बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ग्लूकोज से डबल होता है। Now, which of the following statement is incorrect? Energy is required quantized. Electron emits energy while revolving. Either electron jumps between orbits or energy depends on n. So student, इसमें से incorrect statement कौन सी है? इसमें से incorrect statement है ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन emits energy while revolving. So ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमते वक्त एनर्जी लूज नहीं करता है। Consider the statement related to group 15 hydrides. Then यहाँ पे ऑप्शंस दिए, स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, देन रिड्यूसिंग नेचर ऑफ हाइड्राइड्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, उसके बाद लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी एंड इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ऑल्सो। सो HEH बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। सो HEH एक नोटेशन है जो मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल शो करता है। H यानी हाइड्रोजन एटम एंड E यानी सेंट्रल एलिमेंट, जो कि ग्रुप 15 का एलिमेंट है, राइट। मतलब एंगल बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स विद सेंट्रल एटम। सो जिसमें दो H एटम के बीच का एंगल, जिसमें बीच में E एटम होता है। सो डिक्रीज डाउन द ग्रुप मीन्स इसमें क्या होता है, जो ग्रुप है वो पीरियोडिक टेबल का वर्टिकल कॉलम, जिसमें ग्रुप 15 एलिमेंट में जैसे N2Pi मीन्स N2Bi, जिसमें नाइट्रोजन से फॉस्फोरस, एर्सेनिक एंड एंटीमोनी। उसके बाद जो Bi है, Bi मीन्स बिस्मथ, यानी कि मतलब ऊपर से नीचे मूव करना सिक्वेंसली। इसको इसको हम कहते हैं टॉप से बॉटम तक मूवमेंट इन सेम ग्रुप। सो डाउन द ग्रुप का मतलब होता है पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाना है, जैसे N से Bi तक, मीन्स नाइट्रोजन से बिस्मथ तक। सो उसमें क्या होता है, जो साइज होता है वो साइज बड़ा होता है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है, जैसे यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है E एंड H जो कम होती है, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उसमें कम होती है। सो उसमें स्टूडेंट अब सबसे पहले जो ऑप्शंस दिए हैं, ये जो ऑप्शंस है ये एनालाइज करते हैं, जिसमें स्टेबिलिटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप मीन्स ये क्या है, ये भी करेक्ट है, क्योंकि जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होता है वो डाउन द ग्रुप बॉन्ड वीक होता है, ओके, जिसमें स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। उसके बाद ऑप्शन ए करेक्ट है, तो ऑप्शन बी देखेंगे, जिसमें बताया गया कि रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज डाउन द ग्रुप मीन्स बॉन्ड वीक है बट जो हाइड्रोजन है इजीली रिलीज हो जाता है, मतलब रिड्यूसिंग नेचर ज़्यादा है। और जो BiH3 है उसमें वो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना। ऑप्शन सी, सो ये क्या है, लोन पेयर है, लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी इंक्रीज करता है, जो कि इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन सी क्या है, इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि ना डाउन द ग्रुप में ना उसका साइज बड़ा होता है बट लोन पेयर डिफ्यूज हो जाता है और वो ओवरलैप वीक होता है। सो ये क्या है कि डोनेटिंग टेंडेंसी डिक्रीज होती है इसमें, इसलिए करेक्ट ऑप्शन नहीं है। एंड ऑप्शन डी, सो HEH बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप मीन्स ये करेक्ट है, क्योंकि जो अमोनिया है अप्रॉक्स कितना है 107 डिग्री का, और और नीचे और कम, जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन कम हो जाता है और पूरे यानी प्योर पी कैरेक्टर ऊपर हो जाता है, यानी बॉन्ड एंगल जो है वो डिक्रीज हो जाता है उसमें। मीन्स इससे क्या पता चलता है, ऑप्शन ए बी एंड डी करेक्ट है। सो ऑप्शन जो इसमें बी है, ऑप्शन बी, ए बी एंड डी आर करेक्ट। सिंपल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू देखो कि जैसे डाउन द ग्रुप है, स्टेबिलिटी कम है, रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा है, बॉन्ड एंगल कम है, और लोन पेयर डोनेशन डिक्रीज है। सो स्टूडेंट डाउन द ग्रुप 15 में स्टेबिलिटी जो है वो कम है, रिड्यूसिंग पावर जो ज़्यादा है, एंगल कम है, डोनेशन भी कम है, यानी ग्रुप 15 हाइड्राइड्स में स्टेबिलिटी और बॉन्ड एंगल डिक्रीज होते हैं और रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज होते हैं उसमें। सो क्वेश्चन 12 फॉर द रिएक्शन। सो स्टूडेंट यहाँ पे ए और बी, ए और 2B जो दोनों जो है वो गैस में है ना, ए गैस में, गैस में, गैस फॉर्म में है, और बी भी जो है वो गैस फॉर्म में है। मीन्स
उसमें फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों हो रही है, तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। दोनों डायरेक्शन में जो रिएक्शन हो रही है उसे हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, राइट। So the backward reaction rate constant is higher than the forward reaction rate constant by a factor of 2500 at 1000 Kelvin. So स्टूडेंट यहाँ पे देखना हमारे पास गिवन क्या है, ये रिएक्शन गिवन है हमारे पास, ओके, ये गिवन है। और साथ ही में क्या गिवन है, मतलब इसमें ना बैकवर्ड रेट जो है कांस्टेंट जो है इस कितना है 2500 टाइम्स फॉरवर्ड में है। अब सो स्टूडेंट इसका मतलब क्या होता है कि जो रेट कांस्टेंट बैकवर्ड रेट कांस्टेंट है और बैकवर्ड रेट कांस्टेंट कितना है 2500 टाइम्स है, और फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट भी जो है वो 2500 है। सो स्टूडेंट अब स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कांस्टेंट यानी के पी एंड रेट कांस्टेंट। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो के इक्वल्स टू के एफ एंड के पी मीन्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड कांस्टेंट। सो स्टूडेंट अब इसमें क्या करना, वैल्यू पुट करना है। सो के इक्वल्स टू के दैट इज 2500 के एफ एंड 1/2500। सो इसको 4 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4। सो स्टेप 3 में क्या करना है, हमें जो के सी से के पी में कन्वर्ट करना है, मीन्स के पी इक्वल्स टू के सी आर टी डेल्टा एन। मीन्स इसमें क्या करना है, हमें डेल्टा एन फाइंड करना है, जो रिएक्शन जो है ए और टू बी वो निकालना है। सो स्टूडेंट डेल्टा एन इक्वल्स टू 2 - 1 इक्वल्स टू 1। सो इसमें वैल्यू पुट करना है। सो वैल्यू पुट करेंगे ना, तो वैल्यू पुट कैसे होगा, के सी इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4। सो आर कितना है 0.0831 एंड टी 1000 यानी टेम्परेचर। सो इसमें क्या करना है, के पी इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4 मल्टीप्लाई बाय 0.0831 मल्टीप्लाई बाय 1000। सो अब स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सो यहाँ पे देखना 0.0831 मल्टीप्लाई बाय 1000 दैट इक्वल्स टू 83.1। ओके, अब के पी जो है, के पी इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4 मल्टीप्लाई बाय 83.1। अब इसका आंसर कितना आएगा 0.0324 अप्रॉक्स कितना आएगा वो 0.033। तो स्टूडेंट इसमें फाइनल आंसर क्या है 0.033 यानी ऑप्शन 2 करेक्ट है। कैसे, क्योंकि जो बैकवर्ड रिएक्शन है, बैकवर्ड रिएक्शन ज़्यादा फास्ट होती है, यानी उसमें जो बैकवर्ड रिएक्शन है वो ज़्यादा फास्ट है और इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट जो है वो ज़्यादा रहेगा, इसलिए जो के है वो के स्मॉल है, राइट। सो बैकवर्ड रेट ज़्यादा तो के स्मॉल और के पी कितना आया 0.033। Now question 13, total number of possible isomers both structure as well as stereoisomers of cyclic ethers of molecular formula that is C4H80 यानी C4H80। सो स्टूडेंट ये कितना हुआ, सबसे पहले देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो, सॉरी इट्स अ ओ नॉट 80, यानी C4H8O इज अ कंडीशन साइक्लिक ईदर ओनली, यानी कि मॉलिक्यूलर जो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये क्या उसमें, और इसमें कंडीशन क्या अप्लाई हो रहा है साइक्लिक ईदर ओनली, यानी कि अब देखेंगे इसमें ना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ओके। सो डी यू यानी कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो फार्मूला है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, सो डी यू दैट इक्वल्स टू 2C + 2 - H अपॉन 2।
इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में 4 प्लस 2 माइनस 8 अपॉन 2 दैट इक्वल्स टू 10 माइनस 8 अपॉन 2। कितना आएगा आंसर 1। सो स्टूडेंट अब क्वेश्चन में ना साइक्लिक इधर बोला है यानी कि रिंग प्रेजेंट। सो इसमें क्या है पॉसिबल रिंग टाइप्स जिसमें टोटल 4 कार्बन्स है और ऑक्सीजन भी रिंग में इंक्लूड है राइट। ऑल्सो ऑक्सीजन इंक्लूडेड राइट। अब क्या करना है सबसे पहले देखो केस जो है 1:5 यानी उसमें मेंबर्ड रिंग जो है जिसमें 4 कार्बन प्लस एक ऑक्सीजन। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका होता है जो स्ट्रक्चर है उसका वो क्या है टेट्राहाइड्रो फ्लूरैन राइट। जिसमें सिर्फ एक स्ट्रक्चर है ओनली वन स्ट्रक्चर। अब केस 2 में जो है केस 2 जिसमें 2:4 मेंबर्ड रिंग जिसमें 3 कार्बन प्लस 1 ऑक्सीजन है ओके। उसमें क्या होता है जो ऑक्सीटेन टाइप है वो कितना 1 एक्स्ट्रा कार्बन एज सब्स्टिट्यूएंट होता है। जो उसमें पॉसिबिलिटी जो होती है मिथाइल सब्स्टिट्यू जो मिथाइल है वो सब्स्टिट्यूशन एट डिफरेंट पोजीशन जिसमें टोटल स्ट्रक्चर कितना होता है 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स राइट। अब केस 3:3 जिसमें 3 मेंबर्ड रिंग जिसमें 2 कार्बन है और प्लस एक ऑक्सीजन है जिसमें इपॉक्सिड यानी ऑक्सीडेंट टाइप जिसमें 2 कार्बन जो है लेफ्ट एज सब्स्टिट्यूएंट जिसमें पॉसिबल स्ट्रक्चर जो होता है वो कितना बोथ CH3 ऑन सेम कार्बन जो कि जेमिनल जेमिनल है और CH3 जो है CH3 ऑन अ डिफरेंट कार्बन यानी कि उसमें क्या होता है जो स्टेरियो आइसोमर्स है वो भी कंसीडर करना होता है। अब काउंट करेंगे तो स्ट्रक्चर कितना 2 है और स्टेरियो आइसोमेरिज्म कितना है वो भी 2 है। सो टोटल कितना हुआ हमारे पास 4 राइट। सो 4 है। सो अभी क्या करना है टोटल काउंट करना है जैसे 5 मेंबर्ड में ना 5 4 और 3 जो इसमें कितने हैं 1 2 एंड 4 यानी कि अभी इसको टोटल करेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 4 दैट इक्वल्स टू 7। सो अभी इम्पोर्टेंट चीज़ ये याद रखना कि इसमें ना एक एक इम्पॉर्टेंट मिस्ड केस है जिसमें वन मोर स्टेरियो आइसोमेरिज्म पॉसिबल है जो कि ऑप्टिकल है जिसमें उससे क्या हो जाएगा वो टोटल 8 इट बिकम्स 8। सो हमारे पास जो है 8 है ऑप्शन ए। सो इसमें क्या हुआ कि रिंग्स बनाने काउंट करना पड़ता है फिर सब्स्टिट्यूएंट ऐड करना पड़ता है उसके बाद फिर स्टेरियो आइसोमर्स जो है उसको ऐड करना पड़ता है। सो C4H8O जो कि साइक्लिक ईथर टोटल आइसोमर्स कितना है 8 इंक्लूडिंग स्टेरियो आइसोमर्स के थ्रू। So question 14 how many products including stereoisomerism isomers are expected from monochlorination of the following compound that is CH3 CH CH2 and CH3। ये क्या है ये N ब्यूटेन है। मीन्स देखो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन कंपाउंड है ये गिवन कंपाउंड जो है एक्चुअली ब्यूटेन यानी 2 मिथाइल प्रोपेन टाइप कंफ्यूजन होता है इसमें तो बट यहाँ पे स्ट्रक्चर को समझना इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेंगे तो एन ब्यूटेन कहेंगे ओके। तो सबसे पहले क्या करना है हमें इसमें कि इसमें ना टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन आइडेंटिफाई करना है जिसमें ब्यूटेन में ना जो ब्यूटेन है ब्यूटेन में 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं ओके। सो सबसे पहला जो हाइड्रोजन है सबसे पहला हाइड्रोजन जो टर्मिनल CH3 पे है ओके। और उसके बाद जो कि जो एंड होता है वो कहाँ पे होता है C1 और C4 राइट। अब देखेंगे जिसमें सेकेंड हाइड्रोजन जो है
ओके, उसमें क्या होता है, वो मिडल CH2 पे है, यानी CH2 पे है। इसमें क्या होता है कि बीच वाला जो कार्बन है, जो C2 और C3, इसमें बीच वाले कार्बन से जो C2 और C3 है, अब उसमें जो मोनोक्लोरिनेशन पोजीशन जो है, मोनोक्लोरिनेशन पोजीशंस में देखेंगे, जिसमें जो क्लोरीन है, क्लोरीन, ओके, Cl, तो Cl किसी भी टाइप के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है, राइट। अब इसमें हम केस वाइज देखेंगे। जो फर्स्ट केस में क्या होगा, जो टर्मिनल कार्बन है, जो टर्मिनल कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन है, तो प्रोडक्ट वन जो है वो क्या है, क्लोरोब्यूटेन, राइट, क्लोरोब्यूटेन है। ओके, जिसमें ना स्टेरियोआइसोमर्स, जिसमें स्टेरियोआइसोमर्स नहीं होता है, बट कितना होता है टोटल जो होगा उसका, वो वन होगा। यानी इस केस में क्या हुआ कि एक स्टेरियोआइसोमर्स है। अब मिडल कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन देखेंगे, जिसमें ना प्रोडक्ट टू में जो है कितना, टू, जिसमें टू क्लोरोब्यूटेन है, और अब यहाँ पे ना चायरल सेंटर बन गया है, यानी कि इसलिए जो टू स्टेरियोआइसोमर्स है R and S, वो कितना है, वो टू है। सो अब इसमें क्या करना है, जो टोटल प्रोडक्ट निकालना है, जो जो वन क्लोरोब्यूटेन है वो कितना है, वन क्लोरोब्यूटेन एक है, और टू क्लोरोब्यूटेन में टू ऑप्टिकल आइसोमर्स है। सो टोटल कितने हुए हमारे पास, थ्री। सो फाइनल ऑप्शन क्या है, ऑप्शन वन, थ्री, जिसमें अलग अलग पोजीशन पे क्लोरीन लगाने पे फिर क्लोरीन लगाना पड़ता है, फिर चेक करना पड़ता है चायरल सेंटर बना या नहीं बना, फिर चायरल जिसमें टू आइसोमर्स और नॉन चायरल जिसमें वन आइसोमर्स है। सो स्टूडेंट, ब्यूटेन गिव्स थ्री मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्टेरियोआइसोमर्स। Now, which one of the following compounds can exist as cis trans isomers, यानी cis trans isomers कौन बना सकता है इसमें। सो कंडीशन वन में देखेंगे, जो cis trans है, cis trans तब पॉसिबल होता है जब जो अल्केन्स है, वो अल्केन्स डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन पर टू डिफरेंट ग्रुप्स में होने चाहिए। ओके, अब साइक्लिक कंपाउंड जो है उसमें ना रिंग में रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है, और सब्स्टिट्यूएंट सेम और डिफरेंट साइड पे हो सकता है। अब ऑप्शन टू में क्या होता है कि ऑप्शन टू जो है, यानी सॉरी आई मीन ऑप्शंस जो है वो एनालाइज करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे टू मिथाइल, जिसमें डबल बॉन्ड पे चेक करना पड़ेगा कि एक कार्बन सेम ग्रुप्स में, जो CH3 है और CH3, यानी कि CH3 जो हो सकता है, यानी कंडीशन उसमें फेल हो सकती थी, ये क्या है, सिस ट्रांस है कि नहीं है, ये सिस ट्रांस नहीं है। सो स्टूडेंट, इसके बाद ऑप्शन टू, यानी जो सेकेंड है उसमें चेक करेंगे कि वन डिमिथाइल क्लोरोप्रोपेन, जिसमें सेम कार्बन पे दोनों CH3 है, जिसमें सिस्टर्न तब होता है जब सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट कार्बन पे हो। तो यहाँ पे पॉसिबल है कि नहीं है, यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है। ओके, देन उसके बाद वन टू डी मिथाइल क्लोरोहेक्सेन, इसमें क्या होता है कि रिंग स्ट्रक्चर है और सब्स्टिट्यूएंट एडजेसेंट कार्बन पे है, और वन और टू, जिसमें पॉसिबल जो क्या पॉसिबल, इसमें पॉसिबिलिटीज क्या है कि सेम साइड जो है वो सिस है और अपोजिट साइड ट्रांस है, तो सिस ट्रांस इसमें पॉसिबल है। सो ऑप्शन थ्री करेक्ट है, राइट। अब ऑप्शन फोर, वन पेंटेन, इसमें डबल बॉन्ड टर्मिनल है, यानी एक कार्बन पे टू हाइड्रोजन सेम है, तो ये कंडीशन फेल हो गया, यानी कि ऑप्शन थ्री में सिस्ट्रांस पॉसिबल है। सो ऑप्शन थ्री इज करेक्ट। सो क्यों, क्योंकि सिस्ट्रांस के लिए ना अल्कीन में ना डिफरेंट ग्रुप जरूरी है, और रिंग में डिफरेंट कार्बन्स पे सब्स्टिट्यूएंट होना। सो ओनली वन एंड टू डिमिथाइल क्लोरोहेक्सेन, डिमिथाइल साइक्लोहेक्सेन शोज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म।